साथियों नमस्कार। भारत में शिक्षा का अधिकार, उसको लेकर चली हुई मूवमेंट्स और उसके लिए बने कानून और संवैधानिक प्रोविजन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, जब इस देश में अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आए, उस समय यहाँ के जिनको अछूत कहा जाता है, जिनको पिछड़ी जातियां कहा जाती है, जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, इनमें शिक्षा का स्तर एकदम 0 और शतक था। भारत में सबसे प्रथम शिक्षा के अधिकार को लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के द्वारा इसको लेकर क्रांति हुई थी। 1848 में ज्योतिराव फुले ने जब खुद स्कूल शुरू किया, उसके पहले अहमदनगर में एक स्कॉटिश मिशन स्कूल था, वहां जाकर उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद उनको पता चला कि भारत में जो SC ST OBC है, इनके अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्वरूप का है और ना के बराबर है, यहां तक कि नहीं है। खास करके महिला जो है भारत की, चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, उसमें पढ़ाई का स्तर, शिक्षा का स्तर 0 था। ऐसे स्थिति में उन्होंने 1848 में स्कॉटिश मिशन स्कूल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी के निजात किया और उस थ्योरी के तहत उन्होंने 1848 में पुणे में पहला महिलाओं का स्कूल शुरू कर दिया। उस स्कूल जब शुरू कर दिया था, उस स्कूल में केवल 6 बालिकाएं थी। 6 बालिकाओं को लेकर स्कूल शुरू कर दिया और उसका उन्होंने रिवॉल्यूशनरी चेंज देखा। चेंज होने के बाद उन्होंने पहली बार 1851 में अछूत वर्ग के लिए, महाराष्ट्र में जिन जातियों को महार मांग चर्मकार कहा जाता है, इन जातियों के लिए 1851 में दूसरा स्कूल शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने मेजर कैंडी से 1854 में मुलाकात की और उनके साथ शिक्षा को लेकर अवेयरनेस और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए काफी सारी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 1855 में ज्योतिराव फुले जी को एक स्कूल चलाने के लिए मेजर कैंडी के द्वारा एक भूखंड जो है, जमीन का टुकड़ा दिया गया और उसी के तहत ज्योतिराव फुले जी के द्वारा एक शिक्षा को सार्वत्रिक शिक्षा के स्वरूप में उन्होंने लाया। और ये जो उनको 1857 में जो जमीन का टुकड़ा मिला, 1855 में उन्होंने नाइट स्कूल चलाई। 1854 में उन्होंने जो जिन जातियों को पिछड़ी जातियां कहा जाता था, बैकवर्ड कास्ट कहा जाता था, उनके लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी चलाया, अपने ही घर में लाइब्रेरी चलाया। उन्होंने सेकंड स्कूल अछूतों के लिए चलाया। इस माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नया रिवॉल्यूशन ज्योतिराव फुले जी के माध्यम से एक मूवमेंट इस देश में, महाराष्ट्र में पहली बार शुरू हुआ। ये जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद ज्योतिराव फुले जी उस समय पुणे में हंटर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको मिलने के बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है उन्होंने दे दिया। उस मेमोरेंडम में बहुत रिवॉल्यूशनरी बात उन्होंने कही थी। उसमें की फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी बात यह थी कि उम्र के 12 से 13 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है, सार्वत्रिक शिक्षा जो है, एलिमेंट्री शिक्षा जो है, पाश्चात्य शिक्षण, इंग्लिश एजुकेशन देना कंपलसरी करने की बात उन्होंने हंटर के सामने रखी। ये बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह का इंग्लिश शिक्षण देंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा। इससे विस्तार पूर्वक उन्होंने जो बात है हंटर के सामने रखी। दूसरा कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिन लोगों को आप शिक्षा देना चाहते हैं, वो उस अछूत जातियों को, पिछड़े जातियों को, महिलाओं को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा लेते समय उनके पास कोई धन नहीं है। वो किताबें और शिक्षा के हेतु जो साधन संसाधन है वो परचेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये सारा साधन सुविधा जो है मुहैया कराए, ऐसा उन्होंने मेजर हंटर को एक लिखित प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि एक प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद
आप बहुत सारी जगहों पर फैक्ट्री चलाते हैं, उन फैक्ट्रियों में भी आपके पास टेक्निकल लेबर होने चाहिए, इसलिए उनको टेक्निकल एजुकेशन देने का, उनको व्यावसायिक शिक्षण देने की भी बात ज्योतिराव फुले जी के द्वारा की गई थी। और उन्होंने कहा कि इस शिक्षा को रोजगार शिक्षा में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा मेजर हंटर को लिख कर दिया। ये जो प्रस्ताव है लगभग 250 पेज का प्रस्ताव ज्योतिराव फुले जी के द्वारा अंग्रेजी में पहली बार मेजर हंटर को भेजा गया। ये भारत में शिक्षा के स्तर में सरकार को इन्वॉल्व करके शिक्षा में रिवॉल्यूशन लाने का जो कार्यक्रम है, एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने की पहली शर्त और पहली जो स्टेप है ज्योतिराव फुले जी के द्वारा उठाई गई। ज्योतिराव फुले जी के मूवमेंट से प्रभावित होकर छत्रपति शाहू महाराज ने भी अपने राज्य में कोल्हापुर संस्थान में उन्होंने मराठा एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था शुरू कर दी। ये संस्था शुरू करने से पहले उन्होंने अपने राज्य का मुआयना किया था। मुआयना करने के बाद उनको पता चला कि उनके राज्य में जो एजुकेशन का सिस्टम है, उस एजुकेशन के सिस्टम में 94% अपर कास्ट के लोग पढ़े लिखे हैं और 6% मात्र जो है लोअर क्लास के लोग पढ़े लिखे हैं। और उस 6% में भी केवल और केवल मात्र कुछ मराठा और कुछ सरदार का जो लोग हैं उनके ही परिवार से लोग थोड़े बहुत पढ़े हैं। मतलब 6% तक जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही क्लास से आए हुए हैं। बाकी उन्होंने देखा कि महिलाएं और अछूतों के बीच में इस शिक्षा का कोई स्तर नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने ही राज्य में 1917 में पहला सिद्धांत लागू किया, क्योंकि इसको लागू करने के लिए 1902 में उन्होंने आरक्षण के प्रणाली को, रिजर्वेशन के सिस्टम को अपने राज्य में लागू किया था। और उसी सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने 1917 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नाम का सिस्टम ज्योतिराव फुले जी से प्रभावित होकर अपने राज्य में शुरू कर दिया। वो यहां ही नहीं रुके, राजर्षि शाहू महाराज यहां पर ही नहीं रुके, तो इस शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा रिवॉल्यूशन हो, इसलिए जिस गांव की जनसंख्या 500 हो और ज्यादा से ज्यादा 1000 हो, ऐसे गांवों में चावड़ी स्कूल या जहां पर पाटिलवाड़ा है वहां पर एक स्कूल शुरू करने के लिए, कन्वीनियंट प्लेस पर स्कूल शुरू करने के लिए उन्होंने प्रावधान रखा। और उसके लिए 500 से 1000 जनसंख्या के बीच में कम से कम एक स्कूल होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने पहली बार प्रयास किया और उसके लिए बहुत सारा काम उनके द्वारा किया गया। ये स्कूल शुरू करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में पहली बार 1917 में बजट एलोकेट किया। और बजट एलोकेट करते समय कोल्हापुर संस्थान में प्राथमिक शिक्षा के लिए 19,423 रुपए का बजट उन्होंने एलोकेट किया, अपने राज्य में एलोकेट किया। और 19,423 बजट के बाद उन्होंने उसको बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के लिए 24,500 रुपए का बजट अपने राज्य में उन्होंने उस समय चलाया। उनकी मान्यता थी कि अगर वो सार्वत्रिक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अगर देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो उससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे जो है हर घर में एक समान स्वरूप की शिक्षा जो है पहुंचेगी। समान स्वरूप से शिक्षा पहुंचने से, अंग्रेजी एजुकेशन उनके पास पहुंचने से उनकी जो लाइफस्टाइल है, सोचने की क्षमता है, उसमें बड़े पैमाने पे उनमें ज्यादा डेवलपमेंट होगा। उन्होंने दूसरी सोच क्या थी, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1919 में दूसरा प्रयोग किया। और 1919 में दूसरा प्रयोग करते हुए व्यावसायिक, जिसे हम लोग रोजगार की शिक्षा कहते हैं, उस व्यवसाय के शिक्षा के लिए कोल्हापुर संस्थान में 6 इंस्टीट्यूट उनके द्वारा बनाए गए। इस 6 इंस्टीट्यूट में रोजमर्रा के कारखानों में जो लेबर्स होते हैं, टेक्निकल लेबर जो होते हैं, तांत्रिक लेबर होते हैं, उन निर्माण की शिक्षा उन्होंने शुरू की, जिसको आज के परिभाषा में ITI या इंजीनियरिंग कहते हैं। उस तरह के एजुकेशन का उन्होंने पहला शुरू किया। शिक्षा अच्छे तरीके से देना चाहिए, जिसको आज के परिभाषा में
डीएड बीएड कहते हैं, ऐसे डीएड बीएड के शिक्षा के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की, तथा ऐतिहासिक रिसर्च करने के लिए भी शिक्षा का प्रावधान उन्होंने अपने राज्य में किया था। व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान जो है शाहू जी महाराज के द्वारा पहली बार किया गया। शिक्षा को ज्यादा सुलभ किया जाए या सही मायने में दिया जाए, इसके लिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल शुरू कर दिया। बोर्डिंग स्कूलों में उन्होंने मराठा बोर्डिंग स्कूल चलाया, उन्होंने लिंगायत बोर्डिंग स्कूल चलाया, उन्होंने महार मांग बोर्डिंग स्कूल चलाया। अलग अलग जातियों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के बोर्डिंग शुरू किए और इस बोर्डिंग के लिए उन्होंने अपने राज्य में स्वतंत्र बजट का भी एलोकेशन किया। बोर्डिंग स्कूल का प्रावधान उनके द्वारा किया गया। शिक्षा हेतु जो लोग शिक्षा लेते हैं, उनको एजुकेशन लेते हैं, उनको एजुकेशन लेने हेतु उनके लिए स्कॉलरशिप के बजट के लिए उन्होंने पहली बार अपने राज्य में 15,000 का पहला बजट जो है शाहू जी महाराज के द्वारा किया गया। ये जो है भारत में पहली बार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, राइट टू एजुकेशन के क्षेत्र में महापुरुषों के द्वारा इस तरह का मूवमेंट जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज में चला। ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज में जो मूवमेंट चला, उसका परिणाम यह हुआ, परिणाम होने के बाद भारत का संविधान जब लिखा गया तो उसमें भी भारत देश में बहुत सारे प्रावधान किए गए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान इस चैप्टर के बाद देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्या केवल भारत में ही शिक्षा का आंदोलन चला था? भारत में जब इस शिक्षा का आंदोलन चल रहा था, उसी समय भारत के बाहर भी राइट टू एजुकेशन के लिए मूवमेंट चल रही थी। 1960 में शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए 1960 में एक पहला कन्वेंशन, पहला सम्मेलन जो है भारत के बाहर 14 दिसंबर 1960 में पेरिस में हुआ था। और उस कन्वेंशन में शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव होने से क्या क्या परिणाम होते हैं, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। ये कन्वेंशन 1960 में चला, उसी का दूसरा हिस्सा 1961 में चला, और फिर 22 मई 1962 में 62 में उन्होंने एक उस समय रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके 1962 को उसमें अमल में लाया। किस तरह से अमल में लाया? क्योंकि दुनिया में भी भेदभाव थी, रंग भेद था, धार्मिक भेद था, आर्थिक भेदभाव था। इस रंग भेद, आर्थिक भेद, इन सारे दृष्टिकोण को बाजू हटाने के लिए और एक समान शिक्षा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र का भेदभाव समाप्त करने के लिए उन्होंने पहला रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उस हर व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। वो किस धर्म से रिलेटेड है ये नहीं जाना जाएगा, वो किस नस्ल से है ये नहीं जाना जाएगा, वो किस जाति से है ये नहीं जाना जाएगा, वो किस रंग से है। हर जो व्यक्ति शिक्षा का अधिकार चाहता है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार चाहता है, और हर नागरिक को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1962 में पेरिस में जो कन्वेंशन जो कानून पास हुआ था, अमल में लाया था, उससे धार्मिक शिक्षा जो है सुलभ तरीके से देने का पहला प्रस्ताव जो है दुनिया के सामने आया। दूसरा क्या आया? उस समय अमेरिका में, इंग्लैंड में और अन्य जगहों पर निजी स्कूल चलते थे, और निजी स्कूल में केवल रॉयल फैमिली के जो लोग हैं, राजा के घर के लोग या जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, ऐसे ही परिवार के लोग जो है वो पढ़ते थे। और रॉयल स्कूलों में, निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ज्यादा ही ऊंचा था, और उन रॉयल स्कूलों में जो डाउन ट्रोडन पीपल है, बैकवर्ड पीपल है, ब्रोकन द पीपल है, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था। इस भेदभाव को मिटाने के लिए निजी शिक्षा संस्थानों में भी एडमिशन का अधिकार, इसी जो शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव का जो कन्वोकेशन हुआ था, उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको 1962 में अमल में लाया गया, 22 मई 1962 में अमल लाया गया, उसमें कहा कि हर नागरिक को उसके देश के निजी संस्थानों में पढ़ाई करने का,
शिक्षा हासिल करने का उसको अधिकार होगा। ये अधिकार जो है 1962 में निजी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला था। तीसरा, इस कन्वोकेशन में महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया था कि शिक्षा समान होनी चाहिए। समान का मतलब होता है भाषा में समान होनी चाहिए। समान का मतलब होता है हर तरह की जो स्कूल हो, रॉयल स्कूल हो, जनरल स्कूल हो, या सामान्य या डाउन ट्रोडन या ब्रोकन द पीपल के लिए जो स्कूल चलाई है, उन सारे स्कूलों में एक ही तरह का अभ्यासक्रम हो, इसके लिए ये भी प्रस्ताव पास किया गया था। और इस प्रस्ताव के तहत शिक्षा में एक सार्वत्रिक प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली, समान अभ्यासक्रम का 1962 में वर्ल्ड में पहली बार इस कन्वोकेशन में पास हुआ था। और इसमें 109 देशों ने हस्ताक्षर किया था। उस समय भारत उस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ था। फिर देखा गया, वर्ल्ड में क्या देखा गया कि वर्ण के आधार पे तो भेदभाव खत्म हुआ, नस्ल के आधार पे तो शिक्षा के क्षेत्र में कई हद तक भेदभाव खत्म हुआ, लेकिन महिलाओं का लिंग भेद अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बरकरार है। इसीलिए 1981 में फिर महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र का भेदभाव मिटाने के लिए फिर से कन्वोकेशन हुआ। ये 18 दिसंबर 1979 में न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 99 देशों ने सहभाग लिया था, हस्ताक्षर किया था, और हस्ताक्षर करके जेंडर इक्वालिटी भी क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। महिला पुरुष ऐसा भेदभाव ना करते हुए इस देश में, जो दुनिया में सारे स्त्री पुरुष शायद थर्ड जेंडर के लोग हो, उनको समान स्वरूप से शिक्षा हासिल करने के लिए उस समय ये रेजुलेशन पास हुआ। वो रेजुलेशन 1981 में भारत में पहली बार लागू हो गया। ये रेजुलेशन जब भारत में 1981 में लागू हुआ, उस 1981 में लागू होने के बाद इसमें 1990 देशों ने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने के बाद दुनिया के लगभग 113 कंट्रीज में महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए उस देश ने अलग अलग तरह का बजट जो है अलोकेट कर दिया था। उस अलोकेटेड बजट की वजह से जो बड़े पैमाने में शिक्षा के क्षेत्र में उछाल हुआ, और उछाल होने के बाद 1982 में दुनिया में लगभग 62% महिलाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार एडमिट हुई। और उसके बाद 1982 का जब रिजल्ट लगा तो 1982 में 38% महिलाएं जो है फर्स्ट क्लास की डिग्री या फर्स्ट क्लास का रिजल्ट लेकर पास हुई, ऐसा उस समय रिपोर्ट सामने आई। ये दो जो कन्वोकेशन हुए, इस कन्वोकेशन का एक परिणाम हुआ कि इस देश में जैसे ह्यूमन राइट्स है, उस ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ये जो चाइल्ड राइट्स है, इसका भी निर्माण होना चाहिए। और चाइल्ड राइट्स के लिए भारत के अलावा दुनिया ने 1989 में पहली बार बाल अधिकार संरक्षण जो कन्वोकेशन है, सम्मेलन है, लिया। और उसको लेकर उस समय दुनिया के लगभग 140 देशों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करके हर बालक जिनकी उम्र कम से कम 6 साल है, ज्यादा से ज्यादा 14 साल है, ऐसे हर बालकों को शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करने का प्रस्ताव पास हुआ। 140 देशों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करके पहली बार भारत के बाहर शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र में काम होना शुरू हो गया। और इसी दौरान इन सारे चीजों का इफेक्ट हुआ, और उसी दौरान भारत में 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। जब भारतीय संविधान भारत के अलावा अन्य देशों में लागू हुआ, तो उस समय भारत ने भी देखा कि इस क्षेत्र में हम लोगों को भी बहुत बड़ी क्रांति और रिवॉल्यूशन करना जरूरी है। और इस रिवॉल्यूशन करने के लिए भारत ने देखा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, और कुछ करने के मूड में भारत ने पहली बार ये जो एजुकेशन है, पहले स्टेट लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट से उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए 1972 में 42
1973 में उन्होंने अमेंडमेंट किया और ये अमेंडमेंट करके ये स्टेट लिस्ट से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया और 76 में जब कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया तो इसको आर्टिकल 42 में रखा गया और आर्टिकल 42 में रखने के बाद केंद्र राज्य दोनों के लिए समान शिक्षा नीति का इस देश में शुरू हुआ। केंद्र और राज्य की जब समान शिक्षा नीति जब इस देश में शुरू हुई तो इसके बाद शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर जो 42 में शिक्षा का अधिकार था, जो 42 में शिक्षा का अधिकार था, आर्टिकल 42 में अनुच्छेद 42 में जो शिक्षा का अधिकार था वो फंडामेंटल नहीं था, वो मौलिक अधिकार नहीं था। उसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट करने के लिए इस देश में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 82वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ और इसके तहत जो शिक्षा का अधिकार है उसको आर्टिकल 21C के तहत लाया गया और शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार में तब्दील किया गया। 2002 में अमेंडमेंट होने के बाद शिक्षा का अधिकार तो जीने का अधिकार हो गया, लेकिन जीने का अधिकार लागू करने के लिए भी कोई कानून नहीं था। और जीने का, शिक्षा से जीने का अधिकार जो है और सम्मान के साथ जीने का, डिग्निटी के फुल जीने का जो अधिकार है पूरी तरह से लागू हो, इसीलिए 2009 में लगभग 7 से 8 साल के बाद एक कानून पास हुआ। उस कानून का नाम था RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये कानून भारत में पहली बार लागू हुआ। ये कानून लागू होने से पहले की भी स्थिति है। क्या स्थिति है? ये कानून लागू होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एनजीओ थी, प्रथम करके, उसको, उस संस्था को भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है इसका अध्ययन करने के लिए या भारत में शिक्षा की स्थिति से क्या बदलाव आए इसका अध्ययन करने के लिए, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बदलाव आए, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बदलाव थे, उसके पहले के क्या बदलाव थे, उसके जीवन के अंगों में क्या परिणाम हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए एक प्रथम नाम के एनजीओ को एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। उस सर्वेक्षण के बाद प्रथम एनजीओ ने जब सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण करने के बाद सामने एक 9 फैक्ट सामने आए। सबसे पहला फैक्ट सामने ये आया कि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को, बालक को शिक्षा देने की गारंटी तो ली है, लेकिन कानून लागू ना होने के कारण देश में शिक्षा का अधिकार हर नागरिक तक, हर बच्चे तक नहीं पहुंचा। यह पहली फैक्ट सामने आई। दूसरा, ड्रॉप आउट बच्चों का, जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रमाण है, वो ड्रॉप आउट होने के बच्चों का जो प्रमाण है, उनके अध्ययन के बाद पता चला कि ये 87% बच्चे जो है स्कूलिंग लाइफ ड्रॉप आउट कर देते, स्कूल छोड़ देते। दूसरा फैक्ट सामने आया। तीसरा फैक्ट सामने आया कि भारत देश में जो सारे बजट बने हैं आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, 60 के बाद जो बजट बने हैं, 60 के बाद में किसी भी बजट में ऐसा बजट नहीं बना कि जिससे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। तीसरा फैक्ट सामने आया। चौथा फैक्ट सामने आया कि जिनको आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, इन शेड्यूल्ड ट्राइब का शिक्षा का जो तबका है वो तबका केवल 2% से ज्यादा नहीं है। तीसरा फैक्ट सामने आया कि जो शेड्यूल कास्ट की जातियां है उसमें कुछ अंगड़ी जातियां छोड़ दिया जाए तो जो शेड्यूल कास्ट की पिछड़ी जातियां है, जिसको बिहार में महादलित कहा जाता है या महाराष्ट्र में जैसे मातंग जाति होती है या पासी जाति होती है या मुस्कोर जाति होती है, ऐसे जातियों के पास शिक्षा अभी तक पहुंची ही नहीं है। उनको टीचर क्या होता है,
स्कूल किसे कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। चौथी और अंतिम, इसमें और एक अंतिम फैक्ट इसके सामने आई। इसका मूल कारण यह है कि इस देश में शिक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है। कानून ना होने के कारण कोई बजट का निर्धारण नहीं है। बजट का निर्धारण ना होने के कारण वास्तविक शिक्षा जो है जनमानस तक नहीं पहुंची है, और वो शिक्षा ना पहुंचने के कारण भारत के संविधान में आर्टिकल 16 में राइट टू अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के योग्य जो है लोग नहीं बने हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया है कि उनको अपने अधिकारों का उपयोग और प्रयोग करके मूल धारा में आने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें, और ये अध्ययन जो है वर्ल्ड वाइड सार्वजनिक हुआ। वर्ल्ड वाइड जब सार्वजनिक हुआ तो उस समय यूनेस्को ने और यूनिसेफ ने भारत सरकार को लेटर लिखा कि आपके देश में अंबेडकर जैसे महापुरुष पैदा होने के बाद, उनके संवैधानिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद आपका पिछड़ापन इतना ज्यादा है। इसी पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए आप कोई भी प्लान नहीं बनाते हो, यही आपकी कमजोरी है। इसीलिए यूनिसेफ और यूनेस्को ने और यूनाइटेड नेशन ने उनको लेटर लिखा कि आप अपने देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। इसीलिए ये सारा होने के बाद, ये अध्ययन होने के बाद, और देश में अलग अलग एनजीओ या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बीच में से, महिलाओं के संगठनों के बीच में से जब आवाज उठी, तो उसके बाद भारत में 2009 में पहली बार इस देश में कानून बना। उस कानून का नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में यह कानून बना, लेकिन इस कानून को अमल में लाने के लिए 1 अप्रैल 2010 में पहली बार यह कानून जो है भारत में अमल में आया। ये कानून अमल में आया, लेकिन ये कानून अमल में आने के बाद क्या हुआ? ये कानून जब अमल में आया तो आने के बाद जो प्राथमिक शिक्षा के लिए हर गांव तक स्कूल होना चाहिए, और इस तरह का कोई सेटअप नहीं था, क्योंकि सरकार ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी ली थी कि सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा बच्चों को देगी। ऐसा कोई सेटअप नहीं था। फिर इस एक्ट के तहत पहली बार डिसाइड हुआ कि जिनकी उम्र कम से कम 6 है और ज्यादा से ज्यादा 14 है, 6 से 14 के साल के बीच के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको दिया जाएगा। और ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 3 दर्जे में दिया जाएगा। उसमें का फर्स्ट दर्जा है वो प्राथमिक शिक्षा में ये देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में और निजी शिक्षा संस्थानों में भी ये लागू किया जाएगा। ये पहली बार डिसाइड हुआ और वो 2010 में पहली बार अमल में आया। दूसरा, इसमें जो प्राइवेट संस्थाएं है उसमें वंचित, मतलब डाउन ट्रोडेड कास्ट जो है, जिसमें SC ST होती है, उनके लिए, और दुर्बल, जो आर्थिक दृष्टया जो कमजोर वर्ग है, उन 2 वर्गों के लिए 25% सीट रिजर्व किया जाएगी, ऐसा प्रावधान दूसरा उसमें से हुआ। तीसरा, इसको लागू करने के लिए 1.71 लाख करोड़ का बजट पहले 5 साल के लिए निर्धारित किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हुई। चौथी इंपॉर्टेंट बात हुई, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, इसलिए टीचर का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचर को भी सही ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए ट्रेन टीचर और अच्छी शिक्षा के लिए ट्रेन टीचर की जरूरत है, इसलिए उसके लिए भी प्रावधान किया गया। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी उसमें विशेष प्रावधान किया गया। चौथा, शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फैसिलिटीज है वो डेवलपमेंट करने का भी प्लान बनाया गया। और उसके लिए फैसिलिटी जो है, स्कूल फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिसमें प्लेग्राउंड होना चाहिए, स्कूल में जो सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए जो किताबें लगती है, नोट्स बुक्स लगती है, वो सारे स्कूल से उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल पक्की बांधी होनी चाहिए,
उसका पक्की स्कूल होनी चाहिए, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहां जो बच्चों के सैनिटेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बच्चे वंचित घटक से या सारे बच्चों को भी मिड डे मील की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटी स्कूल में होनी चाहिए, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया। चौथी बात इसमें ये थी आरटीई में कि जो 6वीं से लेकर 8वीं तक जो स्कूल है वो कम से कम 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए। जहां बच्चे का घर है वहां से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कम से कम वो स्कूल होनी चाहिए, ये भी प्रावधान किया गया। और 5वीं बात जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी एजुकेशन में आनी चाहिए, इसके लिए भी प्रावधान किया गया। और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स जो है उसको बनाने का प्रावधान इसके द्वारा किया गया। ये आरटीआई के द्वारा ये सारा किया गया। ये सारी बातें क्यों आई? इसका पहला उद्देश्य था हर बच्चे को उसका मौलिक अधिकार जो है, जीने का अधिकार जो है, आर्टिकल 21 के तहत उसको जो अधिकार दिया है, 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी, 86वें अमेंडमेंट हुई थी, उसका जो मौलिक अधिकार था शिक्षा का, वो उसको प्राप्त हो, यही उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बच्चे पढ़ लिखेंगे, पढ़ने के बाद उनको सार्वत्रिक शिक्षा के बाद उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, तो जो दुर्बल है, जो पिछड़ी जातियां है, उनका अपलिफ्ट होना चाहिए। इसके लिए उनकी आर्थिक सक्षम होना चाहिए। ये आर्थिक सक्षमता के लिए ये आरटीआई नाम का जो एक्ट है वो लाया गया। तीसरा है, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग जो है लोकतंत्र को समझता है। लोकतंत्र में वोट का राइट्स होता है, और वोट अपने वोटों का राइट सही तरीके से एक्सरसाइज किया करे, भविष्य में करता रहे। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में मजबूत हो, इसके लिए आरटीई नाम का जो एक्ट है इस देश में लाया गया। इसका और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डाउन रोडर पीपल है, पिछड़ी जातियां है, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां है, शेड्यूल ट्राइब की जातियां है, ये निर्णय प्रक्रिया से दूर थी, मेन स्ट्रीम में नहीं थी। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता जो है बड़े, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर इस देश में ज्योतिराव फुले का जो भी ऑब्जेक्टिव था कि निर्णय प्रक्रिया में लोग आए, जो शाहू जी महाराज का ऑब्जेक्टिव था कि निर्णय प्रक्रिया में आए, बाबा साहब अंबेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सेफगार्ड किया था कि ये लोग निर्णय प्रक्रिया में आए। इस निर्णय प्रक्रिया में लाकर उनको आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने के लिए इस आरटीई के एक्ट को निजात किया था। और इसका अंतिम जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था, इस देश में सामाजिक न्याय की प्रस्तावना हो। किस तरह से सामाजिक न्याय की प्रस्तावना हो? क्योंकि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। उनके साथ उस समय प्रथम नाम के एनजीओ ने एक्शन एड इंडिया के साथ मिलकर पार्टनरशिप में जो एक सर्वेक्षण किया था, उसमें कहा था कि भारत में लगभग 89 तरह की अनटचेबिलिटी भारत में लोगों के साथ होती है। अनटचेबिलिटी जातियों के साथ 89 तरह की होती है, और महिलाओं के साथ 115 तरह की अनटचेबिलिटी होती है। उस सर्वे में एक भयंकर चीज कही थी कि शेड्यूल कास्ट के पुरुषों के साथ जो अनटचेबिलिटी होती है, महिलाओं के साथ अनटचेबिलिटी होती है, लेकिन वहां जो पुरुष सत्ताक व्यवस्था है सारे क्षेत्र में अनटचेबिलिटी करती है, लेकिन जब महिलाओं का शोषण करना होता है, उनका शारीरिक शोषण करना होता है, तो अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट को भूल जाते हैं। और इसलिए वो सामाजिक स्तर इनका गिरा हुआ है। सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है, और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आरटीई एक्ट के माध्यम से सही नागरिकों का निर्माण होगा, और नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया में लाने के लिए और सामाजिक स्तर, सामाजिक न्याय प्रस्थापना के लिए आरटीई का नाम का जो कानून है इस देश में लागू किया गया। और आरटीई कानून के द्वारा इस देश में सामाजिक न्याय प्रस्तापित करने का डिसाइड हुआ। आरटीई में क्या प्रोविजन थी, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या प्रोविजन थी, 1 अप्रैल में लागू होने के बाद वो प्रोविजन क्या भारत में लागू हुई, इस बारे में भी हम लोगों को जानना है। इसलिए आरटीई की प्रोविजन क्या थी,
आरटीए के परिणाम भारतीय जनमानस पर क्या हुए, क्या आरटीए लागू होने के बाद लोग जो है सामाजिक हित में सामाजिक न्याय प्रस्थापित हुआ, और आज आरटीए लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या रिवॉल्यूशन है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।